नमस्कार साथियों, पुनः आपका मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह तंवर अपने YouTube चैनल शांभवी क्लासेस जो कि समर्पित हैं राजस्थान में होने वाली उन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी व्याकरण की एक अपनी अहम भूमिका होती है। साथियों, पिछली कक्षा में हमने जो है सबसे पहले वर्णों का ज्ञान किया था और गई कक्षा में हमने जो है एक स्वर तंत्र को समझने के बाद हमने स्वरों के वर्गीकरण पर विचार किया था। मैंने आपको कहा था कि स्वरों का जो वर्गीकरण है वह हमें 6 आधार एवं 20 प्रकारों में करते हैं। 6 आधार आपको याद हो गए होंगे, ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है, ऐसा मुझे आपसे विश्वास है, उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा भी लग रहा है। तो पिछली कक्षा को एक बार हम वापस रिकॉल करते हैं, वापस 5 मिनट उस कक्षा पे चर्चा करते हैं। आपके सामने सारा लिखा हुआ है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण हमने 6 आधार एवं 20 प्रकार पे किया था। प्रथम जो आधार हमने लिया था वो हमने लिया था ओष्ठाकृति के आधार पे, अर्थात जब स्वरों का उच्चारण होता है तब हमारे होठों की आकृति कैसे होती है। 3 प्रकार हमने पढ़े थे। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि वर्तुल स्वर, दूसरा अर्धवर्तुल स्वर और अवर्तुल स्वर। सबसे पहले हमने वर्तुल स्वर देखे थे, क्या उ उ ओ औ। उसके बाद अर्धवर्तुल में क्या अ आ, और उसके बाद अवर्तुल स्वर यानी कि जहाँ पे होठ चपटे हो जाते हैं वो कौन से थे, ई ई ए। मैंने आपको कहा था कि री का वर्गीकरण जो है हम इसमें नहीं करते। दूसरा हमने पढ़ा था जीवा के व्यवहृत आधार पे या जीवा के व्यवहारगत आधार पर। वहां पे भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे भी हम स्वरों को 3 प्रकारों में बांटते हैं। कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ऐसे क्यों बांटा, क्योंकि जीवा के भी हमने 3 भाग पढ़े थे जब हमने उच्चारण स्थल को पढ़ा था। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर मैंने आपको कहा था क्या होता है, अ। क्यों कहा था, जैसे ही अ का उच्चारण करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जीवा का जो मध्य का भाग है वह यकायक से हल्का सा ऊपर की ओर उठता है। तो मध्य स्वर कौन सा, अ। उसके बाद पश्च स्वर आ, वापस हमने कहा था ऊपर जाना है, क्या ई ई, वापस नीचे आना है, क्या ऊ, वापस ऊपर जाना है, क्या ए वापस नीचे आना है और कहना है क्या ओ औ। तो अग्र स्वर कौन से हो गए, ई ए। मध्य स्वर कौन सा हुआ, अ। पश्च स्वर क्या हो गया, उ ओ औ। मुझे विश्वास है कि आप कॉपी में देख रहे होंगे, सुन भी सकते हैं, वैसा ही लिखा है। दोनों ही आधारों में हमने री का वर्गीकरण नहीं किया है। तीसरा मैंने आपको कहा था कि मुखाकृति के आधार पे, और वहां पे हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। कौन कौन से, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। सबसे पहले मैंने कहा मुख को खोलिए। मुख को खोलते ही प्रथम जो स्वर है जिसका उच्चारण होता है वह क्या है, आ। जैसे ही आ हो गया तो हमने फर्स्ट एक रखा कि विवृत स्वर में क्या हो गया, आ। उसके बाद फर्स्ट हम वापस गए थे संवृत स्वर, वहां पे हमने कहा था कि इन स्वरों का उच्चारण कीजिए, क्या ई ऊ। आपने देखा होगा मेरे भी मुख में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ई ऊ ये कौन से हो गए, संवृत स्वर, जो कि पहला प्रकार था। उसके बाद अर्ध संवृत में मैंने कहा था क्या, ए और ओ, और लास्ट में अर्ध विवृत वो क्या हो गया, अ ए और औ। ठीक है, देखिए स्पीड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमने पहली कक्षा में पढ़ा था। तो 3 आधार हमने पढ़े, कौन से, सबसे पहले कौन सा, ओष्ठाकृति। दूसरा कौन सा, जीवा का व्यवहारगत भाग। तीसरा कौन सा, मुखाकृति। चौथा हमने कहा था कि जीवा पेशी में तनाव के आधार पर, तो तनाव होता है तो 2 चीजें उत्पन्न होती है, या तो फिर कोई चीज कोमल होगी या फिर कोई चीज कठोर होगी। तो जो हमने कहा था कोमल स्वर वो कौन से, अ ई उ री, जिन्हें लघु स्वर, मूल स्वर जो भी कहा जाता है, हमने कहा था। उसके बाद कठोर स्वर में कौन से, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। उसके बाद ए ओ और औ, ये 7 जो है वो कठोर स्वर में आते हैं। उसके बाद हमने कहा था श्वास की मात्रा के आधार पर, तो मैंने कहा था श्वास की मात्रा के आधार पे लघु स्वर और दीर्घ स्वर, वापस वही अ ई उ री, ये क्या है, लघु है। एवं दीर्घ में क्या आएगा, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ और औ। यहाँ इन दोनों में हमने री का वर्गीकरण लिया है।
अंतिम जो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखने हैं, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके बनेगा ही आगे आने वाली आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो एक प्रश्न यहाँ से पूछने की पूरी पूरी संभावना बनती है। अंतिम हमने कहा था कि उच्चारण स्थल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हमने पीछे से शुरुआत की थी, अर्थात जहां से वर्णों के उच्चारण की शुरुआत होती है। तो मैंने सबसे पहले प्रथम वर्गीकरण लिया क्या, कंठ, उसके बाद क्या तालव्य, उसके बाद क्या मूर्धन्य, उसके बाद मैंने कहा था स्वरों के उच्चारण में दांतों की कोई भूमिका नहीं होती है, तो हम कहाँ पे आ गए थे, ओष्ठ पे। उसके बाद मैंने इस कंठ और तालु को मिक्स किया, मैंने कहा क्या कंठ तालव्य, और फिर कंठ और ओष्ठ को मैंने एक साथ किया, तो मैंने कहा क्या कंठोष्ठ्य। तो सबसे पहले मैंने कंठ स्वर मैंने आपको कहा क्या अ आ, उसके बाद तालव्य में ई, मूर्धन्य में क्या री, उसके बाद ओष्ठ में क्या उ, उसके बाद कंठ तालव्य में ए अय, और लास्ट में कंठोष्ठ्य जो कि क्या हो गया ओ और सॉरी हाँ ओ और औ। इस प्रकार हमने कल जो है वह स्वरों का एक विस्तृत वर्गीकरण हमने पढ़ा था। आज जो है हम अगले टॉपिक पे आते हैं, और वह है हमारा क्या व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वह हम 5 आधार, जैसे कल हमने 6 आधार लिए थे, क्या क्या आपको याद हो गए होंगे, कौन से, फर्स्ट होठ, ओष्ठ, जीवा, मुख, श्वास की मात्रा, जीवा पेशी में तनाव, और अंत पूरे उच्चारण स्थल को, ये 6 आधार और हमने 20 प्रकार पढ़े। आज जो है हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्या 5 आधार एवं 23 प्रकार, क्या 23 प्रकार, 5 आधार एवं 23 प्रकारों पे जो है आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसे हेडिंग डाल दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले आधार की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने स्वरों का कहाँ खत्म किया था, आपको याद होगा, कौन सा, उच्चारण स्थल के आधार पे। व्यंजनों में हम उसी से शुरुआत करेंगे। प्रथम क्या उच्चारण स्थल के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर कितने प्रकारों में बांटेंगे, 8। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज है जो कि हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं जब हम लेखन शैली की बात करें। देखिए, मैंने यहाँ पे स्थल लिखा, इस थ पे रेखा नहीं खींची जाती है, तो जहां पे भी इस प्रकार की ऊपर गठान बनती है, वे समस्त वर्ण जहां पे ऊपर ये गठान बनती है वहां पे हम कभी भी रेखाएं नहीं खींचते। जैसे थ हुआ, ठीक है, ध हुआ, ठीक है। उसके बाद जो विसर्ग ध्वनि है, विसर्ग ध्वनि पे भी रेखाएं नहीं आती है। जैसे एक शब्द मैं आपको बताऊं कि सिंपल सा है, यदि मैंने अ लिखा है तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे एक शब्द लिखा था मैंने, आपको ध्यान होगा क्या, अंतस्थ, तो मैंने इस प्रकार से लिखा था, चाहे छोटा लिखा होगा चाहे इस प्रकार से लिखा होगा मैंने, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से लिखा मैंने, एक पूरी शिरो रेखा इसके ऊपर नहीं बनाए। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी इस प्रकार की हम ऊपर गांठ लगाते हैं जिन वर्णों में, वहां पे इन गांठ को कभी भी यह शिरो रेखा काटती नहीं है। तो इस प्रकार के, जैसे त में थ आ गया, उसके बाद द और ये ध आ गया, ठीक है।
उसके बाद ये जो विसर्ग ध्वनियां हुई, इस प्रकार के व्यंजनों को कभी भी काटना नहीं है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यदि रिटन एग्जाम है जैसे RS मेंस का, और वहां पे हमें ध्यान रखना है। कभी कभी जैसे हम विद्यालय लिखना है तो हम अक्सर ये गलतियां कर देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं बहुत सारे। तो ये और ये घ और ध, कभी कभी इसमें पता ही नहीं पड़ता है आपने घ क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखेंगे तो ये गलत है। यदि आपने ऐसे लिखा है तो यह लेखन शैली के हिसाब से सही नहीं है। तो इन चीजों का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए एक अच्छा शब्द है विद्यालय। देखिए ये जो है, यह वर्ण, यह क्या है, यह संयुक्त वर्ण क्या है, यह दरअसल आपके सामने है द और य। इस द को हम इस प्रकार से लिखते हैं और आगे इस य को भी हम इस प्रकार से लाते हैं, तो ये देव बनता है, यह विद्यालय है। आप इसे यदि पूर्ण रूप से लिखना चाहे तब भी यह गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही है, यह भी सही है। हम लिखते ऐसे विद्यालय, विद्या ध्य नहीं होती, विद्या होती है, विद्या होती है, न कि ध्या। इस चीज का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि ये द और य के योग से बनता है यह संयुक्त अक्षर। ठीक है, चलिए हम वापस टॉपिक पे आते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट मैंने कहा कि उच्चारण स्थल के आधार पे हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। कितने? 8 प्रकारों में। तो 8 प्रकार मैंने कहा, वापस वही लिखने की शैली वही, हमें वापस आना है शुरुआत से। क्या? कंठ, उसके बाद क्या? तालव्य, उसके बाद क्या? मूर्धन्य, उसके बाद क्या हमने क्या लिया था वहां पे? ओष्ठ। लेकिन व्यंजनों के वर्गीकरण में, व्यंजनों के उच्चारण में जो है दांतों का प्रयोग होता है। जैसे त, थ, द, ध, न, चारों सभी के उच्चारण में क्या हुआ कि जीवा जो है वह दांतों से, हमारे दांतों से टकराई। तो दंत्य, क्या? दंत्य, ठीक है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, उसके बाद क्या आ गए? ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास? दंतोष्ठ्य। क्या हो गया? दंतोष्ठ्य। यहाँ पे एक संधि हुई है, ठीक है। क्या है? दंत धन ओष्ठ की, ओष्ठ्य की, ठीक है। ओष्ठ में भी यह प्रत्यय मैंने जोड़ा है, तो यह बनता है क्या? दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य। देखिए ये एक संधि का अपवाद है, जब हम संधि पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अ धन ओ, मैं जब आपको वृद्धि संधि पढ़ाऊंगा तब मैं ये नियम पढ़ाऊंगा, अ धन ओ का जो योग है वह औ का निर्माण करता है। देखिए त में भी क्या छुपा हुआ है? अ, और ये क्या हो गया? ओ। क्या हो गया आपके सामने? अ होना चाहिए, लेकिन ये क्या बना यहाँ पे आपके सामने? सीधा सीधा ओ है। यदि आप कहेंगे सर ये हमने यदि इसे इस प्रकार से लिखा तो क्या होगा, तब भी यह सही है। लेकिन हम व्यवहारिकता में अक्सर इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो है तो दोनों ही सही है, लेकिन ये एक संधि का अपवाद है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब मैं आपको इस बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा, अभी से इस चीज को लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है। दंतोष्ठ हो गया। एक मैंने कल आपको और चीज बताई थी कि मूर्धा और दांतों के बीच में क्या होते हैं? हमारे मसूड़े। और मसूड़ों के लिए मैंने एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया था, क्या था? वत्स्य। क्या लिया था? वत्स्य। आप इसे समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? मसूड़ा, ठीक है। और अंतिम, अंतिम क्या? पुनः कंठ से ऊपर आते हैं, वो क्या था? कांकल्य, जिसे हमने कहा था टॉन्सिल हो जाता है अक्सर, यहाँ पे एक सूजन होती है, वही कांकल्य। जिसे हमने एक और शब्द लिया था क्या? अली जिह्वा। तो कांकल्य या
अली जिह्वा। ठीक है, तो ये 8 जो प्रकार हैं उच्चारण स्थल के आधार पे व्यंजनों के, वो हमने बांटे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आप एक बार नोट मत कीजिएगा, इसे देखिएगा। देखिए अभी आप देखिए, बाद में आपको नोट करने के लिए मैं उचित 2 मिनट का समय दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए कंठ से हम किस वर्ग का उच्चारण करते हैं? क वर्ग का। कौन से? क वर्ग का। उसके बाद तालव्य से च, आपको मैंने एक बताया था क्या? क च ट, क च ट त और प, कचट तप। ये वर्गों को याद रखने की एक मैंने श्रृंखला आपको बताई थी। तो ऐसे ही क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद क्या? ट वर्ग, उसके बाद क्या? दंत में क्या? दंत में क्या आएगा? त वर्ग, उष्ट में क्या आ जाएगा? प वर्ग। ठीक है, अब वर्ग से मतलब क ख ग घ जो भी हर वर्ग के जो व्यंजन है वो सारे आ गए। क ख ग घ अंग च छ झ ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी हर वर्ग के आ जाते हैं। उसके बाद दंत्योष्ठ। ठीक है, तो दंत्योष्ठ में एक व्यंजन आता है, वह क्या होता है? वो। ठीक है, और यहां से एक फारसी भाषा का भी एक व्यंजन है जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिन्हें अक्सर दंत्योष्ठ में लिया जाता है। यह हिंदी का नहीं है, फारसी का है, इसलिए मैं इसे कोष्टक में बंद कर रहा हूं। और वह क्या है? यह फ। ठीक है, तो फ का उच्चारण भी जो है वह किससे होता है? दंत्योष्ठ से। ठीक है, उसके बाद क्या है? वत्स्य यानी कि मसूड़ा। तो यहां से 3 व्यंजनों का उच्चारण होता है। हिंदी में हम एक चीज पढ़ते हैं क्या? लहसुन। ठीक है, या लहसुन। अब इन दोनों में से कौन सा सही है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी मैं आपको अगली कक्षा में पूछ सकता हूं। ठीक है, हालांकि इतना कोई इसमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है हमारी शैली सुधारने के लिए। ठीक है, लहसुन। और हम देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं? लसन। क्या कहते हैं? लसन। तो क्या कहा मैंने? लसन। तो 3 वर्ण वर्ण हमें व्यंजन ध्यान रखने, क्या? ल, स और न। तो याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि मसूड़े में क्या फंस गई? लसन। ल, स, न, ये तीनों किससे होते हैं? बर्थ से, मसूड़े से। उसके बाद अलिजीवा या कांकव्य, यहां से एक वर्ण का उच्चारण होता है और वह क्या है? ह। क्या होता है? आप देखिए ह, जैसे ही टकराता है तो ऐसा लगता है कि इस अलिजीवा से टकरा के अब जो प्राणवायु है वह बिखर गई है। तो ह से कांकव्य या अलिजीवा से किसका उच्चारण होता है? ह का। इसके अलावा ह का उच्चारण जो है वह कंठ से भी माना गया है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? ह। अब आप कहेंगे अक्सर यदि परीक्षा में पूछा गया कि ह का उच्चारण स्थल क्या है, तो पहली प्राथमिकता यदि कंठ नहीं आया है, ठीक है, सॉरी, पहली प्राथमिकता जो है हम किसको देंगे? अहलिजीवा या कांकल्य से। ठीक है, इसी को मानेंगे। यदि ऑप्शन में कांकल्य नहीं है तो हमें किसके साथ जाना है? कंठ के साथ। तो प्रायोरिटी किसको देनी है? कांकल्य को। और ये नहीं है तब हमें किसके साथ जाना है? कंठ के साथ। अब देखिए, ये याद करवाने की दृष्टि से एक चीज मैं आपको बताऊं, एक सिंगर आए थे जिनके बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हुई थी। इवन मुझे याद है कि लड़कियां तो ठीक है, लड़के भी उसके बहुत बड़े फैन बने थे। ऐसे सिंगर एक हुए हैं, आपको ध्यान में आया होगा क्या? हनी सिंह। ठीक है, और हनी सिंह के सबसे खासियत थी कि उसके गानों के अलावा उसकी एक स्टाइल बहुत अच्छी थी। वो क्या थी? हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हैं क्या? हे को मैं ह लिख रहा हूं, तो क्या मैंने कौन सी स्टाइल की? हेयर स्टाइल। तो य और र। ठीक है, इस शब्द को याद रखना है। उसके बाद ऐसा करने से उसे क्या मिलता था? तो मैंने कहा उसे यश मिला। तो य के साथ और किसका उदाहरण होगा? श का। ठीक है, तो यह कौन सा श है? तालव्य श। ये केवल आपको याद करवाने की दृष्टि से मैं समझा रहा हूं, बाकी आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो अच्छा लगे, उस तरीके से आप याद रखें। ठीक है, मैंने जो याद किया उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यश। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको कहा था क्या? एक श, क्या था? ये तालव्य श। ठीक है, और इस स का उच्चारण मैंने बताया था किससे? दंत से। तो ये जो है
हमने उच्चारण स्थल के आधार पे सभी व्यंजनों का वर्गीकरण दिखा है। एक बार वापस नोट नहीं करना अभी तक, मैं देखिए भागिए मत, कहीं नहीं जाने वाला है, इसे आप एक बार पॉज करके भी पूरा नोट कर सकते हैं। एक बार मैं वापस समझाता हूँ, एक बार आप वापस समझिए, ठीक है? नोट मत कीजिए, मेरी गुजारिश है, जब आपको नोट करने का उचित समय दिया जाएगा। ये क्योंकि विज्ञप्ति पास में, अभी आप भागे मत, आराम से नोट करें, विज्ञप्ति आते आते हम लगभग 70% के आसपास सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, या 50% से ज्यादा तो हम जाएंगे ही सही, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है? तो मैंने आपको पुनः मैं आपको बताऊं, क से क्या, कंठ वर्ग, यहाँ पे च, आपको कचट तक याद रखना है, यहाँ से ट वर्ग, यहाँ से क्या, त वर्ग, यहाँ से क्या, प वर्ग, दंत्योष्ठ से मैंने बताया था क्या, व, और एक जो फारसी भाषा का व्यंजन है, वर्ण है, वो क्या, फ, इसका भी उच्चारण दंत्योष्ठ से होता है। ये पूछा गया है परीक्षा में, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है? उसके बाद मसूड़े में क्या फंसी, वापस मैंने आपको बताया था क्या, ल, स और न। उसके बाद अविजीवा या कांकव्य क्या है वहां पे, ह, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको कहा था ह इसमें भी माना जाता है एक सिंगर जिसकी क्या हेयर स्टाइल, तो ह य र क्या प्राप्त हुआ, यश, लेकिन हो क्या गया, रश, ठीक है? और ये जो कि स, अब देखिए स एक्चुअली ये मसूड़े से ही बोला जाता है, लेकिन हमारे जो वर्गीकरण व्याकरण थे, ठीक है, एक शब्द और, व्याकरण बहुत अच्छा शब्द है और पूछा गया है परीक्षा में। हमारे व्याकरणों ने इसे मुख्य तौर पे इसे किसमें माना है, वत्स में माना है, लेकिन हम जो है इसे पढ़ किस में लेते हैं, दंत में, और वैसे इसका उच्चारण दंत से भी माना जाता है। अब यदि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी यदि दोनों में से पूछा जाए तो इसको प्राथमिकता देनी है, किसको, वत्स को, ठीक है? तो दंत स न होके वत्स से स भी है, ठीक है, लेकिन दंत में भी इसे मानते हैं, ठीक है? देखिए मानने का क्या मतलब हुआ, मानने का मतलब ये है कि वास्तविकता में उस व्यंजन का उच्चारण जो है हमारे मुख के उसी भाग से होता है, ठीक है? ये वास्तविकता है, हम उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसे कहीं रटने की आवश्यकता नहीं। यदि आप आपके मुख के भागों को समझ चुके हैं कि कंठ क्या है, तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है, वत्स क्या है, अग्रजीवा क्या है, अग्रजीवा, मध्य जीवा, पश्च जीवा, नासिका विवर, इन सारी चीजों को समझ चुके हैं, तो आप देखेंगे जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे, दरअसल उस वर्ण के उच्चारण में मुख का वह भाग सक्रिय हो जाता है, कहीं ना कहीं प्राणवायु वहां से जाके टकराती है, ठीक है? तो ये हाँ, अब यहाँ पे आ गए व्याकरण, ठीक है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण एक तरीके से विद्वान जिसे व्याकरण का ध्यान हो, और व्याकरण शब्द ये है, याद रखिएगा, इसे शब्द शुद्धि में भी पूछा गया है और एक शब्द के लिए भी पूछा गया है, ठीक है? तो अब जो है आप इसे इत्मीनान से नोट कीजिए और इसे भी नोट कीजिए। पानी है, पानी लो। इस क्रम को, इस सीरियल को नहीं तोड़ना है आपको। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य, वत्स्य और जो है क्या, अग्रजीवा या कांकवी, इस जो सीक्वेंस को आपको याद रखना है। देखिए मैं मानता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो मैंने तरीका इसके लिए आजमाया था याद करने का, वही मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है? आराम से नोट कीजिए। ठीक है, इतने खूब है, खूब है, खूब है।
आराम से नोट कीजिए आप। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आपने इसे अच्छे से नोट कर दिया होगा। एक बार मैं पुनः इसको बता देता हूं। उसको बताने से पहले पुनः वो प्रैक्टिस जो मैंने कल आपको बताई थी, पुनः आप आपके रजिस्टर का अंतिम पेज ओपन कीजिए। ठीक है, रजिस्टर का अंतिम पेज ओपन कीजिए और बिना देखे इन सभी वर्णों को पुनः लिखें। आपके सामने मैंने भेद लिखा है। ठीक है, 30 सेकंड का समय है आपके पास। 1 मिनट का समय लीजिए, क्योंकि प्रकार यहाँ पे ज्यादा है तो आप 1 मिनट का समय ले सकते हैं। इसे एक बार बिना देखे आप वापस नोट करें। देखिए, ये प्रैक्टिस है, इसे करना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ इसको कुछ हद तक याद कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। बाकी आपको अकेले में भी ये याद रखने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये नींव है, यह हिंदी की नींव है। इसे नींव को सही नहीं भरा तो कंगूरों को कितना ही उन पे मेहनत की जाए, वे कभी सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नींव ही कमजोर हो जाएगी वहां पर। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। ठीक है, यदि आप समझेंगे तो आपको याद स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस, देखिए अभी भी मैं आपको कहता हूं कि मैं जब आपको यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूँ किसी कक्षा में 1 या 2, तो वह कहीं ना कहीं आगामी परीक्षाओं में आपको सार्थक सिद्ध होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करें। या हो सकता है, क्योंकि एक चीज मैंने आपको कही थी, अभी विज्ञप्ति आई नहीं है, तो कई है जो नींद से नहीं जागे हैं, तो वो भी जागेंगे। मेरी एक बार, हालांकि मैं कभी कहता नहीं हूँ, इतनी कक्षा में नहीं कहा, लेकिन मैं आज आपको कहूँगा कि यदि आपको मेरी कक्षा अच्छी लगती है तो आप इसे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक शेयर करें। कोई लाइक का भी ऑप्शन है वह भी करें, एक बेल आइकन का ऑप्शन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस ये छोटी सी गुजारिश है, सभी करते हैं, मैंने सोचा आज मैं भी कोशिश करके देखूं, क्या पता थोड़ी सफलता मिले। सफलता का यहाँ पे मतलब है कि उस जरूरतमंद अभ्यर्थी, जो कि मैंने पहले भी कहा था, जो सक्षम नहीं है, यदि मेरा वीडियो उन तक जाता है, उनको कुछ फायदा मिलता है, तो मैं इससे बड़ी सफलता नहीं मानता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने की। ठीक है, वापस मैंने आपको कहा था, आपने नोट कर दिया होगा। पुनः क्या, क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट, उसके बाद क्या, त, उसके बाद क्या, प वर्ग, उसके बाद यहाँ पे क्या, दंत्योष्ठ में क्या होता है, व, और एक जो फ भी, ठीक है, यहाँ नुक्ता लगाना है। उसके बाद वर्ग से में क्या फंसी है, तो मैंने आपको कहा था क्या, र, स, न, और अलिजीवा कांकल्य में क्या, ह। इस कांकल्य को, सॉरी, इस ह को और भी कहा माना जाता है, क से, एक ह, य, र, हेयर। ठीक है, क्या मिलता है, यश। हो क्या जाता है, रश। ठीक है, तो स का वास्तविक उच्चारण वत्स से है, मसूड़े से है, तो तालव्य, मूर्धन्य और वत्स से स होता है, या फिर इसे दंत में भी मानते हैं। ये एक मोटा मोटा वर्गीकरण है। आज के लिए इतना ही। मैं आपको आज यहीं पे इसलिए रोक रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे याद करें। देखिए, कॉपी के पत्ते भरना कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जितना पढ़े उतना याद हो। आप जब तक मुझसे जुड़े हो, हर कक्षा आपके जहन में अच्छे से बैठे, ताकि जब आपको संधि पे लेके आऊंगा तब संधि आपको बहुत ही सहज रूप से समझ में आ जाएगी। आज के लिए